नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे साथ हमारे आज के लेक्चर में। यानी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, जो टॉपिक है वो है बैटरियां। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैटरी के बारे में। हमने बहुत सारी चीजें हमारे चैप्टर में पढ़ ली। यानी कि हमारा चैप्टर क्या है, वैद्युत रसायन, वही चल रहा है। वैद्युत रसायन में हमने क्या पढ़ा, हमने अलग अलग तरह के सेलों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा वैद्युत रासायनिक सेल, हमने पढ़ा वैद्युत अपघटनीय सेल, जिसमें वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हमने देखा। ठीक है, अब किसका बारी है, अब बारी है हमारी बैटरी की। यानी कि इतनी चीजें पढ़ने के बाद अब जो छोटे मोटे टॉपिक बच गए हम उनको देखेंगे। ठीक है, यानी कि जो मेन चीजें थी वो हमने समझ ली। अब बात आती है छोटी छोटी बातों की, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है बैटरियां। बैटरी होती क्या है। सबसे पहले तो दिमाग में यही प्रश्न आता है कि बैटरियां होती क्या है ना। बैटरी क्या होती है, देखो सेलों के संयोजन से बनी जो संरचना होती है दो, यानी कि एक से ज्यादा सेल जब काम में लिए जाते हैं तो एक से ज्यादा सेलों को जो आपस में संयोजन किया जाता है तो क्या बनती है हमारी बैटरी। क्या बनती है, बैटरी। और इसका इस्तेमाल जगह जगह होता है हमारी डे टू डे लाइफ में। यानी कि हमारी आज की जो लाइफ है उसमें बहुत सारी जगहों पर बैटरियों का यूज होता है या सेल का यूज होता है ना। जैसे कि टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में, और बच्चों के खिलौनों में भी, यहाँ तक कि किसका इस्तेमाल होता है, सेल या बैटरियों का। इसके अलावा कैलकुलेटर में, मोबाइल में और कार की बैटरी में। तो ये यहाँ सब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम, बैटरियां। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बैटरियां। तो बैटरियों का मीनिंग क्या है, बैटरी का क्या मतलब हुआ। बैटरी का मीनिंग या मतलब हुआ दो से अधिक सेल, यानी कि सेलों के संयोजन से बनी संरचना क्या होती है, बैटरी। यानी कि एक से ज्यादा सेल जब हम काम में लेते हैं, उनका इस तरह से यूज किया जाए तो वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम हमारे आज के टॉपिक को, यानी कि बैटरियों को। तो सबसे पहले बच्चों, ये बैटरियां जो होती हैं वे दो तरह की होती हैं। बैटरियां कैसी होती हैं, बैटरियां हमारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी प्राथमिक सेल। पहली कौन सी होती है, प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी। ठीक है, प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी कैसी होती है, जिसे हम यूज करते हैं लेकिन खराब होने के बाद में हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इसको एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो प्राथमिक सेल में जो सेल यूज करते हैं, जो बैटरी यूज करते हैं, वो कैसी हैं बच्चों, नंबर एक बात, दैट मीन्स इसको एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, एक ही बार इसका उपयोग या इस्तेमाल, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी एक ही बार इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह की किया जा सकता है। इस तरह की जो बैटरी होती है वो हमारी होती है प्राथमिक सेल। कैसी होती है, प्राथमिक सेल। यानी कि एक ही बार हमने उसको उपयोग किया, उसके बाद अगर वो खराब हो गए हैं तो उनको फेंक दिया जाता है। जैसे कि टीवी में आप जब रिमोट इस्तेमाल करते हैं टीवी का या एसी का, तो उसमें जो सेल लगे होते हैं उन सेलों को आप यूज करते रहते हैं। ठीक है, फिर एक टाइम पीरियड आता है कि आपका रिमोट काम नहीं करता, तो आप क्या कहते हैं कि अरे ये काम नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके जो सेल हैं वो खराब हो गए हैं, नए सेल डालने पड़ेंगे। तो क्या वो जो खराब सेल को आप चार्ज करके दोबारा काम में ले सकते हो, क्या नहीं। तो वही हमारे सेल क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। कैसे होते हैं, प्राथमिक सेल। ठीक है, अब देखो इस प्राथमिक सेल में हम कौन कौन से सेल पढ़ने वाले हैं। इस प्राथमिक सेल में हम दो सेल पढ़ेंगे अलग अलग तरह के। कौन कौन से, सबसे पहला तो हम पढ़ेंगे हमारा कौन सा, लैक्लांशी सेल। कौन सा सेल,
लैक्लांशी या उसको ड्राई सेल भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे मरकरी सेल, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहले किससे बच्चों, ड्राई या शुष्क सेल से, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, प्राथमिक सेल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारा आज का क्या है, प्राथमिक सेल में क्या पढ़ेंगे हम, ड्राई सेल, या फिर इसको क्या बोला जाता है, शुष्क सेल। क्या कहते हैं, शुष्क सेल, ठीक है। ये हमारा है ड्राई सेल या शुष्क सेल। ड्राई सेल या शुष्क सेल को के बारे में सबसे पहले तो देखते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है हमारे रिमोट में, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर में, ठीक है, और घड़ियों में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई सेल का। दीवार घड़ी लगी होती है तो वहां किसका यूज होता है, ड्राई सेल या शुष्क सेल का। इसके बारे में किसने बताया था, लैक्लांशे ने, इसलिए इनको लैक्लांशे सेल भी कहते हैं। और क्या नाम है इसका, इसका नाम है लैक्लांशे सेल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी संरचना की या इसकी स्ट्रक्चर की, कि ये सेल कैसा होता है, कैसा होता है। वैसे तो सबने देखा है ना, पता है आप लोगों को कि सेल कैसा होता है, ये सेल चलो देख लें इसको कैसा होता है। ये सेल जो होता है वो आप सबने देखा है ना बच्चों, देखा है। रिमोट में जो काम आता है वो सेल आप सब जानते हैं कैसा होता है दिखने में, ठीक है। चलो मैं आपको बता देती हूँ कैसा होता है, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें एक इस तरह का एक पात्र होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है, इस तरह का सिलेंड्रिकल से इस तरह की शेप होती है, ठीक है। यहाँ पर बीच में इसके ये क्या होता है, ये होती है इसमें आपकी, देखो सबसे बाहर की ये जो लेयर है, एक इसमें यहाँ टॉपी टाइप ऐसे लगी रहती है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इस सेल में यहाँ पर ये जो है ये होता है जिंक का खोल। ये किसका खोल होता है, ये चारों तरफ किसका खोल है, ये खोल होता है जिंक का। किसका होता है, जिंक का, ठीक है। अब ये जिंक का ये जो बाहर का खोल है, इस पर ये कैसा काम करता है, ये काम करता है एनोड का। किसका काम करता है, एनोड का, ठीक है। दूसरा ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से, ये क्या है, ये होती है ग्रेफाइट की छड़। किसकी होती है, ग्रेफाइट की, ठीक है। जो किसका काम करती है, ये काम करती है आपके कैथोड का, ठीक है। अब देखो इसमें बाहर की तरफ जो है वो बाहर की तरफ एक चूर्ण, एक पाउडर भरा जाता है। क्या भरा जाता है, एक पाउडर रहता है। क्या रहता है, पाउडर। ये पाउडर किसका रहता है, ये इसके यहाँ पर चारों तरफ इस तरह से पाउडर फॉर्म्ड होता है। ये पाउडर फॉर्म क्या होता है, ये पाउडर फॉर्म होता है आपका MnO2 प्लस कार्बन। यानी कि ये ग्रेफाइट की छड़ है जो कैथोड का काम करती है, ये बाहर जिंक का खोल है जो एनोड का काम करता है, ये MnO2 है, MnA2 और कार्बन का चूर्ण यानी उसका पाउडर या चूर्ण। क्या है इसका, ये चूर्ण या पाउडर, ठीक है। अब इसमें वैद्युत अपघट्य ये है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो होता है वो इसमें क्या भरा होता है, इसमें वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ है वो होता है। ये बहुत जरूरी है याद रखना, आपको पता होना चाहिए। पहला तो कैथोड क्या होता है, दूसरा एनोड क्या होता है, तीसरा आपके इसमें जो वैद्युत अपघट्य भरा गया है वो क्या है। तो यहाँ पर होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2, अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2 का पेस्ट यहाँ पर होता है, ये इसका पेस्ट। तो ये हो गई हमारी ड्राई सेल या शुष्क सेल की संरचना, ठीक है। क्या हुआ, ड्राई सेल या शुष्क सेल में, बाहर की तरफ जो होता है ये जिंक का खोल होता है,
ये जिंक का कोल है बाहर की तरफ। बीच में एक छड़ होती है किसकी, ग्रेफाइट की, है ना, ये इलेक्ट्रोड बना रहे हैं हम। तो ये ग्रेफाइट जो है ये कैथोड का काम करता है। किसका बना हुआ है, ये इसके बाहर की तरफ चूर्ण भरा होता है, पाउडर्ड फॉर्म पदार्थ होता है जो बोलता है MnO2 प्लस कार्बन। ठीक है, यानी कि ये काम कर रहा है कैथोड का और ये काम कर रहा है एनोड का। विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है, NH4Cl प्लस ZnCl2। तो ये तो बात हो गई इसकी स्ट्रक्चर की। अब आते हैं इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इसकी अभिक्रिया कैसे होती है, वही इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले अभिक्रिया किसकी लिखेंगे हम, एनोड की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा एनोड पर आ जाइए। एनोड पर क्या होगा इसमें, एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक। कौन है एनोड, काम कर रहा है जिंक। तो जिंक क्या करेगा, जिंक प्लस 2 बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन दे करके। ठीक है, जिंक एनोड है और एनोड पर हमें पता है एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। यही होता है ऑक्सीकरण, हो रहा है। ठीक है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और इलेक्ट्रॉन का देना ही क्या है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण। अब हम आते हैं, हमारी फर्स्ट रिएक्शन तो हो गई है एनोड पर। सेकंड रिएक्शन हमारी हम किस पे देखेंगे, हम कैथोड पर। अब कैथोड पर हमारा क्या हो रहा है, देखिए कैथोड पर हमारे पास कौन है, कैथोड पर हमारे पास है MnO2 प्लस कार्बन। ठीक है, यही है कैथोड पर। तो कैथोड में MnO2 क्या काम करेगा, MnO2 किससे रिएक्ट करेगा, यहाँ पर MnO2 हमारा अभिक्रिया करेगा यहाँ पे किससे बच्चों, इसके पास में क्या है, ये यहाँ पे विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन सा है, NH4, क्या है NH4Cl। तो इसके NH4 प्लस से, NH4Cl माइनस ये प्लस, तो NH4 प्लस से अभिक्रिया करेगा, NH4 प्लस ये इलेक्ट्रॉन काम में लेगा, क्या बनाएगा, यह अभिक्रिया करके जो हमारा उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए अब अभिक्रिया होगी कैसे, सबसे पहली बात तो ये अभिक्रिया ऐसे होगी कि ये जो NH4 प्लस है, यहाँ पे ये है अमोनिया NH3 और इधर निकल जाएगा ये H प्लस आयन। ठीक है, अब ये H प्लस किसके पास जाएगा, इसके पास। ठीक है, और क्या बनाएगा, इसके पास मैग्नीज के पास जाकर बनाएगा MnOOH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, साथ में क्या निकल जाएगा, साथ में हमारी हो जाएगी ये अमोनिया। अब ये अमोनिया क्या करेगी, देखो NH3 बन गया यहाँ पे, NH4 एक हाइड्रोजन इसने ले लिया, MnOOH बन गया। यह अमोनिया, ये जो NH3 बन गई, ये NH3 इस जिंक के साथ अभिक्रिया करके, ये NH3 इस जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगी, एक संकुल बना लेगी, कॉम्प्लेक्स बना लेगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो NH3 किससे रिएक्शन करेगा, जिंक से, यानी कि ये Zn प्लस 2 रिएक्ट करेगा इस अमोनिया के साथ में और क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक कंपाउंड, कैसे, Zn अमोनिया होल 4 प्लस 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गई है, इस तरह से यह इसकी अभिक्रिया इसमें हो गई है। फिर से समझिए इस बात को, दोबारा फिर समझा देती हूँ। हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे एनोड और कैथोड लिया। ठीक है, एनोड और कैथोड की अभिक्रिया हम बता रहे हैं कि लैग्रांज सेल में या शुष्क सेल में जो है वो अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो शुष्क सेल है या लैग्रांज सेल है, इसमें अभिक्रिया कैसे हो रही है। सबसे पहले हमने इसकी संरचना पढ़ी,
संरचना में हमने देखा कि बाहर की तरफ जिंक का खोल है जो कि एनोड का काम कर रहा है, अंदर यहाँ पे ये कैथोड है, इसके बाहर की तरफ पाउडर्ड फॉर्म में मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन है, और अंदर की तरफ वैद्युत अपघट्य पदार्थ अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 भरा हुआ है। ठीक है, हुआ क्या, एनोड क्या काम करता है, एनोड काम करता है ऑक्सीकरण का। एनोड ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Zn+2 बनाया। इन इलेक्ट्रॉनों को जो एनोड पर मिलता है उसी को कौन काम में लेता है, कैथोड, उसको कौन काम में लेता है, कैथोड। तो ये इलेक्ट्रॉन किसने काम में लिए, कैथोड। कैथोड में हमारे पास क्या है, MnO2। इस MnO2 ने इस NH4+ कहां से आया, इसके पास यहां से आया। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, MnOOH। क्या बनाया, MnOOH। कैसे बनाया, यह 2 भागों में टूट गया, NH3 और H+, तो ये NH3 को छोड़ दे, ये H+ यहाँ पे अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, MnOOH। ठीक है, अब हमारे पास में NH3 बच गया, तो ये NH3 जिंक से अभिक्रिया करके और एक संकुल, एक प्रोडक्ट बना लेगा, एक उत्पाद अलग से बना लेगा। ठीक है, तो यह अभिक्रिया हुई हमारी एनोड और कैथोड पर। अब एनोड पर तो हमने देख लिया कि ऑक्सीकरण हुआ है, क्या कैथोड पर भी ऑक्सीकरण हुआ है, देखते हैं। MnO2 से लेकर के MnO2 से MnOOH में परिवर्तित हुआ, तो मैग्नीज की ऑक्सीजन परिवर्तित हुई है कि नहीं हुई है वो देखते हैं ना, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था। तो हमें पता है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे अगर हम निकालें, किसके लिए निकालें, देखो किस तरह से, इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमने प्रोडक्ट जो हमारा बना है, प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोडक्ट हमारा इस तरह से बना है, यानी कि हमने देखा कि हमारा MnO2 किस में परिवर्तित हुआ है, ये परिवर्तित हुआ है MnOOH में। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था की वाकई में यहाँ पर अपचयन हुआ है या नहीं हुआ है, यही तो देखना है, क्योंकि हमारा कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। देखो यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, यानी ऑक्सीकरण अवस्था हमने मान ली X प्लस इसकी कितनी होती है हमारी ऑक्सीजन की, -2, तो X बराबर क्या हुआ यहाँ पे, +4, यानी Mn की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकली है हमारी, +4 निकली है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे X प्लस ऑक्सीजन की क्या है, -2, ठीक है, प्लस OH की कितनी होती है, -1। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पर, ये X -2 -1, तो X बराबर क्या हुआ यहाँ पर, 3। X बराबर क्या हुआ, 3। तो Mn की कितनी हुई यहाँ पे Mn की हुई है 3। तो Mn ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से 3 में गया, 4 से 3 में गया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने काम में लिया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में ये अभिक्रियाएं मिली कि MnO2 किस में परिवर्तित हुआ, MnOOH में। कैसे अभिक्रिया हुई वह भी मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स कैसे बना वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो यह बात थी हमारे किसकी, ये बात थी हमारे ड्राई सेल या लैग्रांज सेल के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेल है, तो दूसरा हम क्या पढ़ने हैं, हम दूसरा पढ़ने वाले हैं मरकरी सेल। कौन सा सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल। ठीक है, अब मरकरी सेल के नाम से ही पता चलता है कि इसमें मरकरी होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब मरकरी सेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है सुनने के कान में, जो जिन लोगों को कम सुनाई देता है वो मशीन लगाते हैं ना, वहां पर कौन सा काम आता है, मर्क्यूरी सेल। ठीक है, इसके अलावा कैलकुलेटर में क्या यूज होता है, मरकरी सेल। ठीक है, और जो वॉच होती है, रिस्ट वॉच, ज्यादातर वहां भी क्या यूज होता है, मरकरी सेल। अब इस मरकरी सेल की कैसी, छोटा सा सेल होता है, देखो जो हमने भी पहले पढ़ा लैग्रांज सेल वो थोड़ा बड़ा गोल सिलेंड्रिकल टाइप होता है ना, और जब हम देखते हैं मरकरी सेल छोटा सा सेल होता है। हमने अगर देखा हो इसकी स्ट्रक्चर तो कैसी होती है, ऐसे गोल गोल सी स्ट्रक्चर नहीं होती है, यूं इस तरह की, है ना, इस तरह का सेल होता है। अब इस तरह के सेल में, यानी ये जो मर्क्यूरी सेल होता है, इसके अंदर कैसी स्ट्रक्चर होती है वो देखो। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए इसकी स्ट्रक्चर में कैसा है, ऐसे इस तरह से बना देती हूँ, ये इस तरह से सेल होता है ये। ठीक है, इसके यहाँ पे ये एक पृथककारी प्लेट होती है, कौन सी प्लेट होती है,
पृथककारी। कौन सी होती है? पृथककारी, मतलब सेपरेशन, इनको सेपरेट करती है। किसको सेपरेट करेगी? कैथोड और एनोड को, है ना। किसको सेपरेट करती है? कैथोड और एनोड को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस तरह से, इसमें मान लीजिए ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो काम है, यहाँ पे नीचे की तरफ है, ये रहा हमारे पास में, ये पेस्ट इसमें भरा रहता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये काम करता है एनोड का। किसका काम करेगा? एनोड का, ठीक है। एनोड का काम कौन करेगा? यहाँ पे करेगा जिंक मरकरी अमलगम। जिंक मरकरी अमलगम क्या काम आ रहा है? जिंक मरकरी अमलगम। अमलगम क्या होता है? जब हम मरकरी को किसी धातु के साथ में, जैसे मिश्र धातु आपने पढ़ी होगी, मिश्र धातु में ना दो से अधिक धातु को आपस में मिलाया जाता है, उनका मिश्रण किया जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम मरकरी को किसी धातु के साथ मिलाया जाता है तो एक अमलगम बनता है। तो जब जिंक के साथ मिलता है तो क्या बोलेंगे? जिंक अमलगम। सोडियम के साथ सोडियम अमलगम, ठीक है। तो इस तरह से जिंक के साथ तो क्या? जिंक Hg, यहाँ और लिख देती हूँ, जिंक Hg अमलगम। अमलगम किसका काम कर रहा है? ये एनोड का, ठीक है। अब इसमें जो पेस्ट यानी जो पृथककारी प्लेट है, जो एनोड और कैथोड को अलग, ये क्या है? कैथोड। किसका बना है कैथोड? कार्बन। किसका? कार्बन। और साथ में इसमें होता है HgO प्लस कार्बन, HgO प्लस कार्बन, ठीक है। अब इस घोल में, यानी ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, सेपरेशन जो इनको अलग करता है, इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में हमारा भरा होता है KOH प्लस ZnO, ठीक है। KOH प्लस ZnO। तो ये तो होते हैं इसका पृथककारी प्लेट, यानी कि जो कैथोड और एनोड को अलग करती है, ठीक है। एनोड पर क्या है? जिंक अमलगम, ठीक है, जिंक मरकरी अमलगम। तो नीचे की तरफ क्या है? ये काम कर रहा है कैथोड का। किसका? कैथोड का। कैथोड में क्या है? यहाँ पे ये है मरकरी ऑक्साइड HgO प्लस कार्बन। अब देखो, अब इसकी अभिक्रिया कैसी होगी, इसकी रिएक्शन कैसी होगी। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एनोड की। तो सबसे पहले किसको देखते हैं? एनोड को, ठीक है। अब देखो एनोड की अभिक्रिया कैसे होगी। एनोड पर क्या है? एनोड पर है जिंक Hg, यानी कि जिंक अमलगम। तो ये जिंक किसके साथ अभिक्रिया करेगा? यह जिंक, यहाँ जिंक अभिक्रिया करेगा 2OH माइनस के साथ। अब ये 2OH कैसे आए? ये OH आए, इसको KOH से मिले। किससे मिले? KOH से। KOH से इसे क्या मिले? OH, ठीक है। जब KOH से इसे OH मिला तो इसने क्या बनाया? इसने बनाया जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। कितने हैं? 2, ठीक है। तो दोनों काम में आ गया, एक Zn ऑक्साइड और एक बन गया इधर। तो एक ऑक्सीजन है, OH के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो दोनों OH ने 2 इलेक्ट्रॉन देकर के क्या बनाया? H2O। क्या बनाया? H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ZnO यहाँ बन गया और क्या बन गया? 2 H2O। रिएक्शन बैलेंस हो गई है, एक जिंक, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पूरी तरह से बैलेंस हो गए। यानी क्या बन गया? हमारा एनोड पर वाटर बना, इलेक्ट्रॉन निकले और जिंक ऑक्साइड बना, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? कैथोड की। अब कैथोड पर हमारा क्या है? कैथोड पर है हमारा HgO। यही काम कर रहा है कैथोड की तरह। HgO कैथोड पर है, तो ये किससे अभिक्रिया करेगा? जो हमारा एनोड पर उत्पाद बना। एनोड पर क्या बना? H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को काम में लेकर के और क्या बनाएगा? यह बनाएगा हमारे पास में Hg प्लस 2OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कैथोड ने ये काम में लिया और क्या बनाया? Hg। तो ये अभिक्रिया इसमें हो रही है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया को हम क्या कर लेते हैं? सेल अभिक्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? सेल अभिक्रिया
अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे इसकी, देखिए ध्यान से देखिएगा। H2O से H2O कट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो गए, 2 OH से 2 OH कट हो गए। क्या बचा हमारे पास में, बचा Zn प्लस HgO और क्या बना है हमारे पास ZnO प्लस Hg। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो ये हमारा हो गया मरकरी सेल। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, मरकरी सेल में क्या होता है। मरकरी सेल में जिंक अमलगम यानी जिंक मरकरी अमलगम काम में लिया जाता है। जब हम मरकरी को किसी धातु के साथ मिलाते हैं तो उसका अमलगम बन जाता है। ठीक है, तो जिंक के साथ लिया तो क्या बन गया, जिंक अमलगम। अब यहाँ पर एनोड की तरह काम कर रहा है क्या, जिंक अमलगम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक अमलगम ने हमने देखा कि जिंक जो है वो एनोड की तरह काम कर रहा है। इसने क्या किया, इसने इस KOH के साथ में, यानी कि यहाँ जो पृथककारी प्लेट है जो एनोड और कैथोड को अलग करती है, उसमें क्या पदार्थ भरा हुआ है वहां पर, KOH और ZNO। ठीक है, इस KOH और ZNO में ये KOH को काम में लेगा कौन, एनोड। एनोड काम में लेकर के इसने क्या बनाया, इसने बनाया जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, निकाल रहा है, तभी तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है ना कि क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण। ठीक है, और कैथोड पर वही 2 इलेक्ट्रॉन काम में ले रहा है, कौन, कैथोड, जो एनोड पर बने थे। क्या बनाया इसने, अपना प्रोडक्ट बनाया, अपना उत्पाद बनाया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैथोड और एनोड पर अभिक्रियाएं हो रही हैं और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल रहा है, ZnHgO ZnO प्लस Hg। यानी कि यह हो गई हमारी सेल की अभिक्रिया। समझ में आ गया। तो बच्चों ये बातें थी हमारी किसकी, प्राथमिक सेल के बारे में। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हम इसका कि प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जिनको एक बार काम में ले लिया, एक बार यूज में ले लिया, उनको दोबारा यूज में या दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, दूसरी बात, इनको चार्ज भी नहीं किया जा सकता, खराब हो गए फेंक दो। ठीक है, जैसे कि रिमोट में काम आने वाले सेल होते हैं हमारे, है ना, जो भी रिमोट में हम काम करते, यूजलेस, अगर खराब हो गए तो हम क्या करते हैं, अगर भाई खराब हो गए तो उनको फेंक देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने 2 तरह के सेल पढ़े। कौन कौन से सेल पढ़ा, पहला हमने इसमें पढ़ा ड्राई सेल या शुष्क सेल, जिसमें लैक्लांशिया सेल आता है। लैक्लांशिया साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, इसलिए उनके नाम पर इसको बोला जाता है। ये कहाँ यूज होता है वो भी मैंने आपको बताया, यानी कि कहाँ यूज होता है, लैक्लांशिया सेल यूज आता है हमारे कहाँ पर बच्चों, घड़ियों में काम में आता है, रिमोट में काम में आता है। ठीक है, अब ये वाला जो सेल है उसकी संरचना हमने पढ़ी, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी अभिक्रिया सब हमने देखा। ठीक है, दूसरा सेल हमने पढ़ा मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल में भी हमने अभिक्रियाएं देखी और समझी। ठीक है, और वहां पे भी हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा था, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तभी तो वहां पर परिवर्तन हो रहा है ऊर्जा में, वो काम कर रहे हैं, वर्किंग है ना। आप आराम से बैठे रहते हैं और दूर से टीवी चलाते हैं, कितनी मतलब सोचने वाली बात है कि हम तो दूर हैं, कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई वायर भी नहीं लगा हुआ, और हम आराम से रिमोट में चैनल चेंज करते हैं, है ना। तो यह किसका है, ये साइंस का ही तो एक हमें देन है सारी चीजें। तो वही तो हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभिक्रियाएं वहां हो रही हैं, जिससे कि क्या उत्पन्न हो रही है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारी प्राथमिक सेल के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हमारा द्वितीयक सेल। अब क्या पढ़ेंगे, द्वितीयक सेल। ठीक है, तो बच्चों हमारा अब जो दूसरा सेल है वो है द्वितीयक सेल। ठीक है, अब द्वितीयक सेल की आवश्यकता क्यों हुई या जरूरत क्यों हुई, उसका कारण ये है कि अब हमें ऐसा सेल चाहिए जिसे हम यूज कर सके, मतलब बार बार काम में ले सके। हमने देखा कि जो प्राथमिक सेल था उसको एक बार काम में ले लिया, उसके बाद तो उसका कोई यूज ही नहीं है, अब क्या करें। तब इसलिए यहाँ पे कुछ डिवाइसेस है, जैसे कि कार में जो बैटरी लगाई जाती है उसको दोबारा काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल ऐसे सेल या ऐसे बैटरी हैं जिसे दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है, यानी कि इसको चार्ज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, चार्ज। तो द्वितीयक सेल जो होते हैं यहाँ पर नंबर 1, इनको बार बार उपयोग में, हम कह सकते हैं दोबारा उपयोग में, हम कह सकते हैं दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है, लिया जा
सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कैसे उपयोग में क्या आता है? चार्ज करके, यानी कि या इसको या कहते हैं इसको द्वितीयक सेल को चार्ज किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। उपयोग कहाँ है इसका? उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण की अगर हम बात करें, यानी कि कहाँ उपयोग में आता है, तो कार में यूज करने वाली बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो गई तो ये नहीं कि उसको फेंक दिया, दोबारा उपयोग में किया जा सकता है, उसका काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा द्वितीयक सेल। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा क्या? सीसा संचायक सेल। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? सीसा संचायक सेल। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा और इम्पोर्टेंट सेल जो है सीसा संचायक सेल। इसमें क्या काम में लिया जाता है बच्चों? इसमें एनोड पर काम में लिया जाता है लेड यानी कि पीबी, और कैथोड पर भी काम में कौन लिया जाता है? PbO2। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एनोड और कैथोड दोनों पर ही क्या काम आ रही है? लेड काम में आ रही है। ठीक है, तो ये है सीसा संचायक सेल। अब इसकी संरचना कैसी होती है? देखो, इसकी संरचना ऐसी होती है बच्चों कि इसमें कैथोड और एनोड को ऐसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे? श्रेणी क्रम में इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि उनके बीच में जो वोल्टेज कितना हो? 2 वोल्ट। ठीक है, कैसे? इस तरह से यूं, इस तरह से इसको व्यवस्थित किया जाए, और ये क्या है? यहाँ पे धारा वो वोल्ट। ठीक है, इस तरह से कैथोड और एनोड को व्यवस्थित किया जाए। अब देखो सीसा संचायक सेल में क्या होता है? सीसा संचायक सेल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी ही होती है। ये यहाँ पर ये बॉक्स रहता है। ठीक है, इस बॉक्स में इस तरफ ये हमारा है कौन? एनोड। कौन है? एनोड। क्या है? एनोड। ठीक है, अब इस एनोड पे यहाँ पे लगाया जाता है, ये हो गया कैथोड। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो गया? एनोड, और ये क्या हो गया है? ये है कैथोड। ठीक है, तो यह संरचना हो गई हमारे सीसा संचायक सेल की। अब बात आती है कि एनोड पर क्या काम में लिया है? पीबी लेड। कैथोड पर क्या काम में लिया है? कैथोड में है PbO2। अब इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ जो होता है वो क्या भरा जाता है बच्चों? वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह की कुछ संरचना होती है हमारे सीसा संचायक सेल की, जो कि द्वितीयक प्रकार का सेल है, जिसको दोबारा उपयोग में या काम में लिया जा सकता है। कैसे? इसको चार्ज करके। ठीक है, यानी कि इसको चार्ज करने के बाद इसको काम में लिया जा सकता है, जैसे कि कार की बैटरी इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें कैथोड और एनोड दोनों पर ही कौन काम में आता है? लेड। यहाँ लेड ऑक्साइड। अब जो अम्ल इसमें भरा है वो कौन सा है? H2SO4। अब बात करते हैं क्या कि यहाँ पर ये इस तरह से श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में व्यवस्थित है? ये व्यवस्थित है। कैथोड और एनोड को कैसे व्यवस्थित किया है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में इनको व्यवस्थित किया है ताकि इनके मध्य जो है ये वोल्टेज कितना रहे? 2 वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनोड और कैथोड पर रिएक्शन कैसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड की। ठीक है, एनोड। अब एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर पीबी लेड क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बना रहा है? Pb+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे क्या बच गया? Pb+2। ये Pb+2 क्या करेगा? ये Pb+2
जो H2SO4 का SO4 है उससे रिएक्ट करके Pb+2 प्लस SO4 2 माइनस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, PbSO4। क्या बनाएगा, PbSO4। ठीक है, अब बात आती है हमारी कैथोड की। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन बैठा है, कैथोड पर लेड ऑक्साइड PbO2 बैठा है। यह किससे अभिक्रिया करेगा, यह अभिक्रिया करेगा जो अम्ल हमारा भरा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के H2 से, यानी हाइड्रोजन से। किससे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के साथ किससे रिएक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो एनोड पर इलेक्ट्रॉन बनेंगे वही तो कैथोड पर आएंगे। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो PbO2 के पास में क्या है, 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है। क्या है, 2 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन है, तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनना चाहिए, वाटर बनना चाहिए, H2O बनना चाहिए। और जब ये इससे रिएक्ट करेगा, यानी कि एक तरफ तो मेरा बन जाएगा Pb+2, दूसरी तरफ मेरा क्या बनेगा, दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4H+। कितने चाहिए, 4H+। 4 हाइड्रोजन चाहिए। 4 हाइड्रोजन के उपयोग में लाने के बाद ये क्या बनाएगा, 2H2O बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल H2O के बन गए। अब यहाँ पर भी क्या बना है, Pb+2। यह Pb+2 क्या करेगा, ये Pb+2 फिर SO4 2 माइनस से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा PbSO4। ठीक है, अब इस पूरी अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया लिखते हैं इसकी, तो क्या होगी, देखिए कट कर दो जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो गया। ठीक है, अब Pb+2 ये ना, यहाँ पे ये Pb+2 कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे Pb+2 से ये Pb+2 कट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है मेरे पास में, मेरे पास में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे ये बच रहा है Pb प्लस, और क्या बच रहा है, SO4 2 माइनस। ठीक है, और यहाँ पर भी SO4 2 माइनस है, बन रहा है SO4 2 माइनस, यहाँ पे SO4 यानी 2 SO4 2 माइनस बन रहे हैं मेरे पास में। ठीक है, क्या बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं, SO4 2 माइनस के। ठीक है, तो ये बन रहा है मेरे पास में 4H+। तो देखो कुछ दिख रहा है, कुछ अलग क्या दिख रहा है, यहाँ से देखिए ये क्या बन गया हमारा, PbO2। ठीक है, ये PbO2 बन गया। अब यहाँ पे क्या रह गया, SO4 2 SO4 प्लस 2 SO4 2 माइनस। ठीक है, एंड प्लस 4H+। ठीक है, और इधर क्या बना, इधर मेरे पास में है PbSO4, यहाँ भी PbSO4 यानी कि 2 PbSO4। ठीक है, उसके अलावा क्या है, प्लस 2H2O, यही बन रहा है 2 PbSO4 प्लस 2H2। अब देखो इन दोनों से 2SO4 माइनस और H4 से क्या बनेगा, H2SO4। क्या बन गया, H2SO4। कितने H2SO4 बन गए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन गए H2SO4 के। तो क्या अभिक्रिया बनी, Pb प्लस PbO2 H2SO4 PbSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो यह हो गई इसकी सेल अभिक्रिया। ठीक है, फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। एनोड पर क्या था, Pb लेड, एंड इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए, क्या बनाया, Pb+2 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Pb+2 ने जो SO4 यानी H2SO4 का जो SO4 था उससे अभिक्रिया करके क्या बनाया, PbSO4। फिर कैथोड पर हमारे पास क्या है, PbO2। इस PbO2 ने ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और H2SO4 के साथ में क्या लेगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए वाटर बनाने के लिए, 4। तो 4 से इसने रिएक्ट किया, क्या बन गया, यहाँ पे बन गया हमारे पास में 2H2O। क्या बन गया, 2H2O बन गया। अब दूसरी तरफ फिर Pb+2 आ गया, तो इस Pb+2 ना फिर SO4 2 माइनस से रिएक्ट करके फिर PbSO4 बना लिया। अब जब इस अभिक्रिया को पूरी को लिखेंगे तो क्या आएगा, Pb
यहाँ क्या बच गया PbO2, फिर क्या बच गया SO4 2 माइनस के 2, 1 और 2, 1 और 2, इधर 4H प्लस। दूसरी तरफ हमारा प्रोडक्ट में क्या है, इधर PbSO4, तो PbSO4 दो, एक यहाँ 2 बार PbSO4 प्लस 2H2O। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल H2SO4, यानी कि ये अभिक्रिया बनती जाएगी और वापस बैक होती जाएगी, यानी कि हम जब चार्जिंग करेंगे तो अब ये कैसी अभिक्रिया है, डिस्चार्ज में, ये है डिस्चार्जिंग, और चार्जिंग होगी तो अभिक्रिया इस तरफ जाएगी, तो मतलब चार्जिंग हो रही है, क्या हो रही है, जब चार्जिंग हो गई तो अभिक्रिया ऐसे, और जब डिस्चार्ज होगा तो अभिक्रिया ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से यह हमारी हो गई द्वितीयक सेल की कंप्लीट अभिक्रिया। आगे मेरी बात समझ में? तो बच्चों इस तरह से जो हमारे सेल है, यानी प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल जो है वो अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया कैसे करते हैं हमने देखी। आपको पता होना चाहिए इन सब बारे में, यानी कि एनोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है, सेल अभिक्रिया क्या है, ये सब चीजें आपको याद करनी है और समझनी है, ठीक है। तो ये आज की हमारी सारी बातें थी किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सेल यानी बैटरियों के बारे में। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल हमने देखे कि जब सेलों का आपस में संयोजन होता है तो क्या बनती है, बैटरी, ठीक है। बैटरी किस किस प्रकार की, ये हमने देख ली, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में हमने पढ़ा लैग्रांज सेल, मरकरी सेल, और द्वितीयक में हमने पढ़ा सीसा संचायक सेल, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ आज का जो भी मैंने आपको पढ़ाया, आज का हमारा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के इतने ही, आज के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।